पर्यावरण अध्ययन का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बच्चों में पर्यावरण के प्रति कौशलों का विकास करने के लिए अपनाई जाने वाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। जो है बच्चों में पर्यावरण के प्रति कौशल विकास करना है, कौशलों का विकास करना है। कौशलों का विकास करने के लिए अपनाई जाने वाली जो शिक्षण अधिगम है या जो टीचिंग मेथड है उसकी प्रक्रिया का सही क्रम क्या होनी चाहिए। इसमें जो है पहले क्रम ये होनी चाहिए, बच्चों द्वारा किसी स्थानीय पर्यावरणीय समस्या या घटना का बारीकी से अवलोकन करना। सबसे पहले क्या करेंगे, जो समस्या है या प्रॉब्लम है पर्यावरण से रिलेटेड, तो उसका जो है क्या करना है, पहले अवलोकन करना है, ऑब्जर्वेशंस करना है। ये हो जाएगा पहले नंबर पे ऑब्जर्वेशंस करना जो पर्यावरण समस्या है उसका। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिए, ऑब्जर्वेशंस कर लिए, अवलोकन कर लिए। उसके बाद जो है ये अवलोकन करने से जो प्राप्त आंकड़ों या जानकारी हो गया, और जानकारी का वर्गीकरण करना और आपस में चर्चा करना। यहाँ पे क्या किया, ऑब्जर्वेशंस के बच्चे लोग। अब उसके बाद जो है ये इससे जो प्राप्त आंकड़ा या डेटा मिलेगा उस या जानकारी मिलेगा उसको क्या कर लेंगे, वर्गीकरण कर लेंगे, क्लासीफाइड कर लेंगे और आपस में फिर चर्चा करेंगे। ये हो जाएगा सेकंड में चर्चा करना आंकड़ों के आधार पर। अब जो है फिर क्या करेंगे, जो समस्या के कारणों और प्रभावों के संबंध में तार्किक निष्कर्ष निकालना। यहाँ पे हमें जो डेटा मिला है उस डेटा के बेस्ड में क्या समस्या है, उस समस्या का कारण जानेंगे और जो प्रभाव है प्रभाव के संबंध में तार्किक जो निष्कर्ष निकालेंगे। ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे निष्कर्ष निकालना। और फिर अंत में क्या करेंगे, निष्कर्षों के आधार पर जो निष्कर्ष मिलेगा उसी के बेस्ड में समस्या समाधान के लिए सर्वे या प्रोजेक्ट कार्य का क्रियान्वयन करना। अब जो है ये यहाँ पे निष्कर्ष निकाले। अब निष्कर्ष के आधार पे हमारे पास जो भी समस्या का समाधान है या समस्या के समाधान के लिए सर्वे या जो प्रोजेक्ट का कार्य है उस कार्य का क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे या क्रियान्वयन करेंगे। ये हो जाएगा लास्ट में चौथे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा के के बाद एल के बाद एन के बाद एन। इसमें पहले नंबर पे आ जाएगा के। जिस ऑप्शन में के नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। के बाद एल, के बाद एल, ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें शुरू में हो जाएगा के बाद एल के बाद एम के बाद एन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत दिन रात और ऋतुओं की समझ विकसित करने के लिए कक्षा में अपनाए जाने वाले चरणों का सही क्रम क्या है। अब जो है ये पर्यावरण अध्ययन है, इसके जो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये जो शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत दिन रात और जो ऋतुओं की समझ है विकसित करना है। तो विकसित करने के लिए जो अपनाए जाने वाले जो तार्किक है क्रम है या जो चरण है उसको बताना है। तो इसमें पहले क्रम पे क्या बताएंगे, मॉडल की सहायता से सूर्य के चारों ओर ग्लोब और टार्च, पृथ्वी के घूर्णन और बच्चों से उनके दैनिक जीवन में उजाले दिन और अंधेरे रात के अनुभव पर बातचीत करना। तो सबसे पहले क्या है, बच्चों से उनके जो दैनिक जीवन में उजाले मतलब उजाले जैसे हो रहे हैं तो दिन में उजाले होते हैं और रात में क्या होते हैं, अंधेरे। तो इसके बारे में चर्चा करना, अनुभव के बारे में जानना। मतलब बच्चे जो है दिन और रात के बारे में कैसे जानते हैं कि दिन जो है दिन में क्या होगा, उजाला दिखाई देगा और रात में अंधेरा। इसके बारे में ये बच्चे का क्या है, पूर्व ज्ञान है, पहले ज्ञान है दिन और रात के बारे में। ये क्या होगा, पूर्व ज्ञान। इसको पहले इसके बारे में जानना, ये इसको पहले चरण में रख लेंगे। अब इसी के आधार पे बच्चे के पूर्व ज्ञान के आधार पे क्या करेंगे, ग्लोब और टार्च के माध्यम से पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन का प्रदर्शन करना। अब जो ग्लोब है, जैसे ये ग्लोब हो गया, अब इस ग्लोब में जैसे हम टार्च को दिखा रहे हैं तो टार्च जहाँ पे जलेगा, जो लाइट है उसका जहाँ तक उजाला जाएगा, ये रोशनी जाएगा, उस इलाके में क्या दिखाई देगा, ये पूरा जो है उजाला दिखाई देगा। तो इससे स्पष्ट होगा कि बच्चे के पूर्व ज्ञान क्या हुआ, दिन और रात के बारे में बच्चे को बेसिक नॉलेज है। अब उसी के आधार पे क्या है, हम ग्लोब में दिखाएंगे, टार्च जलाकर दिखाएंगे। टार्च जहाँ पे पूरा उजाला जाएगा उस क्षेत्र में क्या रहेगा, मतलब इस क्षेत्र में हो जाएगा उजाला है, मतलब दिन है। अब जहाँ पे उजाला नहीं जा रहा है मतलब उधर उस क्षेत्र में क्या हो जाएगा, रात है। तो इससे इस मॉडल की सहायता ग्लोब और टार्च के माध्यम से पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन का प्रदर्शन करना। तो इसको प्रदर्शन करेंगे तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब इसी के बेस्ड में आगे हम क्या करेंगे, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होने के सीधे संबंध को समझाना। यहाँ पे हम क्या किए, टार्च जलाकर दिखाए। अब आगे जो क्या प्रोसेस करेंगे, परफॉर्मेंस किए, बच्चे इसको देखें और उन लोग समझे। अब आगे हम बताएंगे कि ये जो टार्च हम जलाए हैं या लाइट जो जला है ये क्या हो गया, सन हो गया, सूर्य। अब ये जहाँ जहाँ पड़ रहा है इसका जो उजाला
या उसका रोशनी उस इलाका में क्या है, ये दिन है, या उजाला पड़े उस क्षेत्र में क्या है, दिन है। और जिस क्षेत्र में नहीं पड़ा वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, अंधेरा। तो उसी बात को हम बताएंगे कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी घूमेगा, फिर उस क्षेत्र में उजाला आ जाएगा, फिर घूमेगा तो अंधेरा। इस टाइप का जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होने के सीधे संबंध को समझाना। अब बच्चे को समझाएं कि दिन और रात के जो है कारण को, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और अंत में फिर क्या है, मॉडल की सहायता से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा होने के कारण। अब ये जो है पहले हम घूर्णन को बताएं, घूर्णन मतलब अपने अक्ष में ही घूम रहा है, और परिक्रमा मतलब जो है जैसे ये सन हो गया, अब सन की ये चारों ओर पृथ्वी क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा, तो उसको बताएंगे मॉडल की सहायता से। एक मॉडल लेंगे, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये सूर्य, और इसके जो है चारों साइड ऐसे घुमा के दिखाएंगे किसको, पृथ्वी को। तो उसी की बात को बताया गया है कि मॉडल की सहायता से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण होने वाले जो है, पृथ्वी की जो है परिक्रमा के कारण, परिक्रमा मतलब चारों ओर चक्कर लगाएगा, उसके कारण होने वाले ऋतु परिवर्तन को स्पष्ट करना। तो ये अंत में होगा। ये शुरू में हम जो है घूर्णन के बारे में बताएंगे, यहाँ पे टार्च और इस ये पृथ्वी के घूर्णन। अब जो है ये आगे जो बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट में चला जाएगा, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे हो जाएगा एन, तो ऑप्शन बी में नहीं है, और ए में भी नहीं है, और डी में भी नहीं है, तो ये सब हट जाएगा। एन के बाद दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, एल, एन के बाद एल, तीसरे नंबर पे एम, और चौथे नंबर पे हो जाएगा के। शुरू में एन, एन के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद के। ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने का सही और व्यवस्थित चरण क्या है। अब इसमें बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन में जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है, उसको सुचारू रूप से लागू करने के लिए जो सही और व्यवस्थित चरण क्या है या तार्किक क्रम क्या है। इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा ये बच्चों के सीखने के उद्देश्यों और कौशलों के सूचकों का निर्धारण करना। सबसे पहले जो बच्चे का जो सीखने के उद्देश्य क्या है, कि किस उद्देश्य से सीख रहा है, और उसकी जो कौशल के जो सूचक है ये इंडिकेटर्स है, इसको पहले निर्धारित करना। तो हो जाएगा पहले नंबर पे उद्देश्य और जो कौशल के जो सूचक है उसको निर्धारित करना। अब उसके बाद क्या करेंगे, शिक्षण के दौरान बच्चों की गतिविधियाँ, चित्रों और चर्चाओं का सतत अवलोकन करना। यहाँ पे हम क्या किए, निर्धारण किए उनके जो है उद्देश्य और सूचक के बारे में पहले निर्धारण कर लिए। निर्धारण करने के बाद क्या करेंगे, जो शिक्षण के दौरान, शिक्षण मतलब टीचिंग के दौरान बच्चों की जो एक्टिविटीज़ क्या है, उसके द्वारा चित्र हो गया, चर्चाओं का सतत अवलोकन करना, कंटिन्यू क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब ऑब्जर्वेशंस करने के बाद क्या करेंगे, अवलोकनों और बच्चों के कार्यों का पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड या संकलन तैयार करना। संकलन मतलब यहाँ पे डाटा तैयार करना हो गया, क्या डाटा तैयार करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या कि हम सतत अवलोकन किए, ऑब्जर्वेशंस के, उसकी एक्टिविटी हो गया, डायग्राम्स हो गया, ये चर्चाओं का सतत अवलोकन किया। अब इसी अवलोकन का जो उसके अवलोकन हो गया, ऑब्जर्वेशंस, और बच्चों के कार्यों का पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड करना। यहाँ पे मतलब जो परफॉर्मेंस के, उसकी परफॉर्मेंस बच्चा किसका कितना परफॉर्मेंस है, क्या है, कैसे है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस के। अब इसी ऑब्जर्वेशंस के आधार पे उनका हम क्या करेंगे, डाटा रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे डाटा रिकॉर्ड करके रखेंगे। अब आगे प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये डाटा रिकॉर्ड हो गया। अब बच्चों के विकास की रिपोर्ट तैयार कर उनके पालकों के साथ साझा करना और शिक्षण की विधि में सुधार करना। यहाँ पे हम डाटा रिकॉर्ड किए। अब इसी डाटा के आधार पे क्या है, बच्चों के जो है विकास की रिपोर्ट तैयार करना, मतलब उसके विकास, बच्चा कितना सीख रहा है, क्या है, उसकी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे और उनके पालकों के साथ या उनके पेरेंट्स के साथ क्या करेंगे, साझा करेंगे या शेयर करेंगे। और जहाँ जिन बच्चों में कमियाँ हैं या जो बच्चे जो है सीखने में कमज़ोर है, उस शिक्षण में विधि में सुधार करेंगे। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे हो जाएगा के, उसके बाद एल, तीसरे नंबर पे हो जाएगा एन, और चौथे नंबर पे हो जाएगा एम, शुरू में के। तो जो है ये ऑप्शन डी में नहीं है, के के बाद एल, के के बाद एल, सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। एल के बाद एन, एल के बाद एन, ए में नहीं है, ए भी हट जाएगा। एल के बाद एन, एन के बाद एम, ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है विषय और सूची 2 में दिया है विशेषता। विषय यहाँ पे जैसे परिवार हो गया, परिवार के प्रकार और सामाजिक बुराइयाँ दिया गया है। ये विषय हो गया, और उसकी विशेषता या उसकी प्रभाव क्या है, उसको सुमेलित करना है। जैसे यहाँ पे सूची 1 में दिया है एकल परिवार। एकल परिवार में इसकी विशेषता क्या रहता है
माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जहाँ जिम्मेदारी सीमित होती है। तो ये क्या हो गया, एकल परिवार या सिंगल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं इसको। तो न्यूक्लियर फैमिली में हो जाएगा पेरेंट्स मतलब माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, ये न्यूक्लियर फैमिली में हो जाएगा जहाँ जिम्मेदारी क्या होता है, सीमित होती है। ये हो जाएगा पहला का हो जाएगा ये पहला। उसके बाद दूसरा में दिया संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में क्या हो जाएगा, 3 या अधिक पीढ़ियों के लोग, जहाँ पे दादा दादी हो गया, चाचा चाची हो गया, साथ में रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त परिवार। तो ये हो जाएगा जॉइंट फैमिली। 2 का हो जाएगा 4। उसका जो ये सी दिया है, तीसरा दिया है सामाजिक बुराइयाँ। सामाजिक बुराइयाँ इसकी जो है प्रभाव या विशेषता क्या रहता है सामाजिक बुराइयाँ का। तो सामाजिक बुराइयाँ में क्या आ जाएगा, बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गया और बाल श्रम जो विकास में बाधा है। तो ये क्या हो जाएगा, सामाजिक बुराइयाँ हो जाएगा, समाज की बुराइयाँ हो जाएगा, बाल विवाह प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हो गया और बाल श्रम, ये सब क्या है, सामाजिक बुराइयाँ है। ये 3 का हो जाएगा 2। उसके बाद ये 4 दिया है दुर्व्यसन। तो दुर्व्यसन में क्या होता है, नशाखोरी हो गया और धूम्रपान, जिसके व्यक्तिगत और आर्थिक दुष्परिणाम होते हैं। तो ये दुर्व्यसन या नशाखोरी से क्या होगा, व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति प्रभावित होंगे, आर्थिक दुष्परिणाम मतलब वो आर्थिक रूप से प्रभावित होंगे। ये हो जाएगा 4 का तीसरा। पहला का हो जाएगा पहला। तो ऑप्शन ए में पहला का पहला नहीं है तो ऑप्शन ए को हटा देंगे और ऑप्शन डी में भी नहीं है, ए और डी हट जाएगा। उसके बाद दूसरा का चौथा बी सी दोनों में है। उसके बाद तीसरा का दूसरा ये ऑप्शन बी में नहीं है, बी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें ए का हो जाए पहला का पहला हो जाएगा, दूसरा का चौथा और तीसरा का दूसरा और चौथा का तीसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें संसाधन दिया गया है और सूची 2 उसमें लाभ, संसाधन के जो लाभ क्या है वो दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिया है पहला में क्षेत्र भ्रमण से प्रभाव क्या होगा। तो क्षेत्र भ्रमण का प्रभाव ये होगा या इसकी लाभ ये होगा कि इसमें जो है अमूर्त अवधारणाओं को प्रत्यक्ष अवलोकन से मूर्त रूप में समझना। जैसे ये क्या है, क्षेत्र भ्रमण, जैसे हम चर्चा किए किसी कंसेप्ट पे चर्चा किए, जैसे गरीबी हो गया, गरीबी इस पे चर्चा किए, गरीबी का क्या क्या प्रभाव है, जो गरीब है वो किस किन संसाधनों से वंचित रहता है। तो ये क्लास में चर्चा की, क्या हो गया, ये अमूर्त अवधारणा या कंसेप्ट हो गया। अब प्रत्यक्ष अवलोकन मतलब भ्रमण क्षेत्र में जाएंगे, वास्तव में जो गरीबी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में स्लम एरिया है या जो गरीब क्षेत्र है या जहाँ गरीब लोग रहते हैं, या गरीब लोगों के पास जाके जो संसाधन या बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, उन क्षेत्र में गए, उनसे चर्चा किए। अब वो बताएगा कि किन किन सुविधाओं से वंचित है वो, एक गरीब व्यक्ति को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष अवलोकन करेगा। तो इससे क्या होगा, मूर्त रूप में समझना, मूर्त रूप में समझेगा। पहले हम कंसेप्ट सीखे, मतलब बुक में पढ़े गरीबी के बारे में, उससे क्या क्या प्रभाव होता है, या जो गरीब है वो वास्तव में किन सुविधाओं से वंचित है और उसका इम्पेक्ट कितना पड़ता है उन पर। तो ये जो है ये कंसेप्ट हम रीडिंग किया पढ़े, लेकिन हम मूर्त रूप से जो है हम क्षेत्र भ्रमण गए, मूर्त रूप में समझना। तो मूर्त रूप में समझेगा कि वास्तविक रूप में समझेगा उनकी जो समस्या है कि आज भी जो है हमारे देश में कि ऐसे जो गरीब है वंचित है, संसाधनों से सुविधाओं से वंचित है, और उनको ऐसा है कि कई लोग ऐसे दिन में जो है एक बार खाना मिलता है, दूसरा बार नहीं मिलता है। ऐसे जो कई लोग हैं जो सड़कों में सोने के लिए मजबूर है। तो ऐसा जो है क्या है, हम जाकर खुद चर्चा करेंगे, इस पर क्षेत्र भ्रमण करेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चों में मूर्त रूप में समझेंगे। तो उसी का हो जाएगा ये पहला का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद ये दूसरा दिया है पुस्तकालय या लाइब्रेरी। तो पुस्तकालय से क्या प्रभाव होगा, या पुस्तकालय का लाभ क्या होगा, यदि लाइब्रेरी है किसी स्कूल में तो उसका जो इम्पेक्ट क्या होगा या उसका लाभ क्या होगा, अतिरिक्त संदर्भ सामग्री की खोज करना और स्वयं सीखने की आदत डालना। यदि देखो क्या है, लाइब्रेरी रहेगा तो हम जो है किसी बारे में अच्छे से और समझ सकते हैं। जैसे मान लो कुछ बुक है, अब कुछ हम चर्चा किए क्लास में किसी टॉपिक पे, अब लाइब्रेरी में उससे रिलेटेड कुछ बुक है, जैसे हम स्वामी विवेकानंद पे चर्चा किए या जो है एपीजे अब्दुल कलाम पर चर्चा की। अब लाइब्रेरी में उससे रिलेटेड उसकी जीवनी पर पूरा बुक है,
तो उससे क्या होगा, बच्चे जो है अतिरिक्त संदर्भ सामग्री की खोज करना, मतलब उससे उसके बारे में अतिरिक्त सीखेंगे, जानेंगे और स्वयं सीखने की आदत डालना। ये हो जाएगा सेकेंड का फोर्थ, सेकेंड का हो जाएगा फोर्थ। उसके बाद जो है ये सी दिया है सर्वे और प्रोजेक्ट। सर्वे और प्रोजेक्ट, इसका इम्पेक्ट क्या होगा, तो बच्चों में खोजी प्रवृत्ति, यदि सर्वे और प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, बच्चों में खोजी प्रवृत्ति, डेटा संकलन, डेटा का जो है कलेक्शंस करेगा और सामाजिक अंतक्रिया का विकास होगा। यदि सर्वे पे जा रहा है और प्रोजेक्ट बना रहा है तो उससे जो है बच्चों में खोजी प्रवृत्ति डेवलप होगा और डेटा कलेक्शंस करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट सर्वे में जा रहा है डाटा कलेक्शंस होगा और सामाजिक अंतक्रिया का विकास होगा। सामाजिक अंतक्रिया मतलब जैसे डाटा कलेक्शन करने के लिए गए तो जो है हर व्यक्ति के पास, हर घर पे जाके वो डाटा कलेक्ट करेगा, तो इससे क्या होगा, सामाजिक अंतक्रिया का विकास होगा। तो ये तीसरा का हो जाएगा पहला, तीसरा का हो जाएगा पहला। उसके बाद ये चौथा दिया कक्षा कक्ष में छोटे प्रयोग। यदि कक्षा कक्ष में, क्लासरूम में हम छोटे छोटे प्रयोग कर रहे हैं तो उसका इम्पेक्ट या लाभ क्या होगा, स्वयं करके देखना, मतलब बच्चे जो है स्वयं करके देखेंगे, मतलब वो प्रयोग कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, स्वयं करके देख रहा है। और जैविक अजैविक घटकों की अंतःक्रिया को प्रत्यक्ष समझना, और इससे क्या होगा, जो जैविक हो गया, अजैविक जो घटक हो गया, तो उसकी अंतःक्रिया को प्रत्यक्ष और डायरेक्ट रूप से समझेंगे। तो ये हो जाएगा फोर का दूसरा, फोर का दूसरा। पहला का तीसरा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी और डी में पहला का तीसरा नहीं दिया तो इसको हटा दिए। उसका जो है दूसरा का चौथा, दूसरा का चौथा ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें पहला का हो जाएगा तीसरा, दूसरा का चौथा और तीसरा का पहला और चौथा का दूसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें आयु वर्ग दिया गया है और सूची 2 में समझ या भूमिका। जैसे ये क्या है, पहला दिया है 5 से 7 वर्ष के बच्चे, तो 5 से 7 वर्ष के बच्चों में समझ या भूमिका क्या रहती है, इसमें जो है समझ या भूमिका ये रहती है पर्यावरण को अपने आसपास की मूर्त वस्तुओं और खेल के रूप में समझना। तो जो है ये 5 से 7 ईयर्स के जो बच्चे हैं, ये 5 से 7 वर्ष के बच्चे हैं, वो वास्तव में पर्यावरण को मूर्त वस्तुओं के रूप में, मतलब खुद उसको जो है महसूस कर, छू कर, देख कर ये फीलअप करते हैं और खेल के रूप में समझते हैं। ये हो जाएगा पहला का दूसरा, पहले का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद जो ये दूसरा दिया है 8 से 14 वर्ष के बच्चे, तो 8 से 14 वर्ष के बच्चे में समझ की या उसकी भूमिका क्या रहता है, तो इन बच्चों में रहता है पर्यावरण के घटकों में आपसी संबंध और तार्किक कारणों को समझना शुरू करना। तो 8 से 14 वर्ष के बच्चे क्या है कि जो पर्यावरण के जो घटक है, जैसे जैविक घटक और अजैविक घटक, तो इसमें आपसी संबंध और तार्किक जो कारण है कि क्या कारण है, क्यों है, इसको समझना जो है सीखते हैं किससे, 8 से 14 वर्ष के बच्चे। ये दूसरा का हो जाएगा चौथा, दूसरा का चौथा। उसके बाद ये तीसरा दिया है बच्चे का दृष्टिकोण, तो बच्चे का दृष्टिकोण कैसा रहता है, पर्यावरण के प्रति अत्यधिक जिज्ञासा और रोचकता का भाव रखना। तो जो है बच्चों की जो दृष्टिकोण या अप्रोच क्या रहता है, पर्यावरण के प्रति उन लोग अत्यधिक जिज्ञासा रखते हैं, मतलब पर्यावरण के बारे में जानने की उनमें अधिक जिज्ञासा रहता है, जानने की इच्छा रहता है, और रोचकता मतलब उन लोग रुचि भी रखते हैं। ये पहला, ये तीसरा का हो जाएगा पहला, तीसरा का पहला हो जाएगा। उसके बाद जो है ये चौथा दिया है समाज और वयस्क। समाज और वयस्क की भूमिका या रोल क्या रहता है, तो बच्चों के अनुभव और अनुकरण द्वारा सीखने में मार्गदर्शक बनना। तो जो है समाज और वयस्क की भूमिका रहता है, बच्चों के अनुभव हो गया और अनुकरण द्वारा सीखने में मार्गदर्शक की भूमिका रहता है इसमें। ये चौथा का हो जाएगा तीसरा, चौथा का तीसरा। पहला का हो जाएगा दूसरा, तो ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। उसके बाद दूसरा का चौथा, दूसरा का चौथा ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें पहला का हो जाएगा दूसरा, उसके बाद दूसरा का चौथा, तीसरा का पहला और चौथा का तीसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। सूची 1 में जैसे प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण इसकी जो है विशेषता या प्रभाव क्या होता है, तो प्राकृतिक पर्यावरण के इसमें विशेषता ये रहता है, जीवमंडल हो गया, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल की व्यवस्था। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण किससे मिलकर बनता है, प्राकृतिक मतलब यहाँ पे नेचुरली इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, तो जिसमें जीवमंडल आ जाएगा, जीव जंतु जितने हो, वायुमंडल पूरा जो वायुमंडल आ जाएगा, जलमंडल आ जाएगा और स्थलमंडल, ये सब मिलकर क्या बनाता है, प्राकृतिक पर्यावरण। तो ये पहला का हो जाएगा दूसरा। उसके बाद ये दूसरा में दिया है सामाजिक पर्यावरण। तो सामाजिक पर्यावरण में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सामाजिक पर्यावरण में परिवार हो गया, पड़ोस हो गया, स्कूल हो गया, मित्र मंडली से मिलकर बना तंत्र। तो ये जो है परिवार, पड़ोस, आसपास के लोग और स्कूल और मित्र मंडल, मतलब जो साथी समूह हो गया, ये सब मिलकर क्या बनाएगा, सामाजिक पर्यावरण
ये दूसरा का हो जाएगा पहला, दूसरा का पहला हो जाएगा। उसके बाद ये तीसरा दिया है आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण में क्या क्या दिखाई देगा? आजीविका के साधन। आजीविका के साधन मतलब जिस के माध्यम से आपकी आय हो रहा है, इनकम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आजीविका का साधन। बाजार हो गया, उत्पादन हो गया, और उपभोग की गतिविधियाँ। उपभोग मतलब जो कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या जो कंज्यूम कर रहे हैं, ये जो क्या हो जाएगा? उपभोग करना। तो ये तीसरा का हो जाएगा चौथा, तीसरा का चौथा। उसके बाद ये चौथा दिया है सांस्कृतिक पर्यावरण। तो सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या आ जाएगा? मानव द्वारा निर्मित मूल्य हो गया, परंपराएं हो गया, त्यौहार हो गया, जीवन शैली, एक सब किस में आ जाएगा? सांस्कृतिक पर्यावरण में। तो चौथा का हो जाएगा तीसरा, चौथा का तीसरा। पहला का दूसरा तो ऑप्शन ए में नहीं है और सी में नहीं है, ए और सी को हटा दिए, पहला का दूसरा नहीं है, तो इसका दूसरा का पहला, दूसरा का पहला ऑप्शन बी में नहीं है, बी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें पहला का दूसरा हो जाएगा, उसका दूसरा का पहला, तीसरा का चौथा और चौथा का तीसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में नक्शे पढ़ने और समझने के कौशल का मुख्य उद्देश्य बच्चों में किस क्षमता का विकास करना है? निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें बताने कि प्राथमिक स्तर पर या जो प्राइमरी लेवल पर जो है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में, जो पर्यावरण हो गया, अध्ययन स्टडी हो गया, इन्वायरमेंट स्टडी, उसकी जो सिलेबस है, ये पाठ्यक्रम में नक्शे पढ़ने मतलब नक्शा का पढ़ना कर रहे हैं और उसको समझने, मैपिंग स्किल्स के कौशल, मैपिंग स्किल के कौशल डेवलप कर रहे हैं बच्चे में। तो मुख्य उद्देश्य बच्चों में किस क्षमता का विकास करना है। इसमें जो है बताना कि कौन कौन सा इसकी जो विशेषता है। पहला ये दिया है यहाँ पे जे, बच्चों में केवल प्रमुख राज्यों हो गया, राजधानियों हो गया और देशों के नाम याद रखने की स्मृति क्षमता बढ़ाना। तो ये जो है पहला कथन जे है जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल प्रमुख मतलब ये रट्टे जो स्मृति क्षमता बढ़ाना बोला जा रहा है, मतलब ये रट्टा मार पे फोकस किया जा रहा है, रटने पर। तो ये जो है पहला कथन जे गलत हो जाएगा। और यहाँ पे केवल जो प्रमुख राज्य, राजधानियाँ हो गया और देशों के नाम, तो क्या जो है केवल राज्य, राजधानी और देश के नाम याद करने से जो है उसकी जो है क्षमता या जो मैपिंग स्किल डेवलप हो पाएगा क्या? नहीं। तो ये कथन जे गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में जे है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है, तो ए और सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन के दिया है, बच्चों में सापेक्ष स्थिति हो गया, दिशा हो गया और स्थानों की दूरी को समझने के साथ साथ स्थानिक स्थान बोध की क्षमता विकसित करना। तो ये जो कथन के सही हो जाएगा कि बच्चों में हम सापेक्ष स्थिति बता रहे हैं, दिशा बता रहे हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और स्थानों की दूरी। देखो जो है मैप में दिया रहता है थोड़ा थोड़ा, जैसे सेंटीमीटर हो गया, उसमें दिया रहेगा जैसे 1 सेंटीमीटर है तो 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, इस टाइप का जो पैमाना हो गया या डिस्टेंस हो गया, समझने के साथ साथ जो है या समझाने के साथ साथ जो स्थानिक स्थान की बोध कराना, स्थानिक स्थान जैसे जिस क्षेत्र में रहते हैं उस स्थान की बोध कराना, क्षमता विकसित करना। तो कथन के सही हो जाएगा। उसका कथन एल दिया है, अमूर्त और बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को संकेतों और पैमानों के माध्यम से एक निश्चित दूरी पर समझने की तार्किक समझ विकसित करना। तो ये जो कथन जे एल ए भी सही हो जाएगा। अमूर्त हो गया, अमूर्त हम जिस चीज़ को वास्तव में वहाँ पे नहीं गए हैं या नहीं देखें तो उसको चित्र के माध्यम से या जो है मैप के माध्यम से दिखा सकते हैं। जैसे हमारा देश हो गया इंडिया, भारत, तो भारत की जो आकार ऐसा है, इस क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे जो है बिलासपुर जिला है, इस टाइप का जो है ये जो बड़े भौगोलिक जो क्षेत्र को संकेत के माध्यम से मतलब जो है साइन के माध्यम से और पैमाने के माध्यम से जो है डिस्टेंस वगैरह को शो करेंगे कि इतनी दूरी पे है ये है करके, तो ये जो है समझ विकसित करना। तो ये जो कथन एल ए भी सही हो जाएगा। उसके बाद जो है ये कथन एम दिया है, दिन रात और ऋतुओं के परिवर्तन के जो खगोलीय कारणों को मानचित्र पर तुरंत रेखांकित करना। तो ये जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस जो है मॉडल या जो है ग्लोब है उसके माध्यम से सिखाते हैं। तो ये जो कथन एम ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहा है? कथन के और एल। के एल किस में दिया है? ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, संतुलित भोजन के घटकों और मानव शरीर की देखभाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। कथन जे दिया है, शरीर के आंतरिक तंत्रों के सुचारू संचालन और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन या लोहा एक अत्यंत आवश्यक खनिज है। तो ये जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन जो क्या है एक अत्यंत आवश्यक खनिज है। तो जिस ऑप्शन में जे नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में नहीं है तो ऑप्शन डी हट जाएगा।
उसके बाद जो कथन के दिया है, संतुलित भोजन में आयरन की निरंतर कमी होने से बच्चों में एनीमिया या रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है, जिससे शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। तो जो कथन के ये भी सही हो जाएगा कि आयरन की कमी से क्या होता है, जो एनीमिया या रक्त अल्पता की जो है रोग नामक रोग होता है। तो जो कथन के ये भी सही है। तो जिस ऑप्शन में के नहीं उसको हटा देंगे, ए बी सी तीनों में है के। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए बच्चों के आहार में हरे पत्तीदार सब्जियां हो गया, आंवला हो गया और गुड़ जैसे तत्वों को शामिल करना मुख्य उपाय है। तो जो कथन एल ये भी सही हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो कथन एम दिया है, एनीमिया केवल दूषित पानी पीने और व्यक्तिगत साफ सफाई न रखने से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है दूषित पानी या से कौन कौन सा रोग होता है, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये जो है दस्त, ये जो है दूषित पानी के पीने से होता है। जबकि एनीमिया जो है किसकी वजह से होता है, ये संतुलित भोजन ना लेने की वजह से या जो है आयरन की कमी की वजह से होता है। और व्यक्तिगत साफ सफाई ना रखने से फैलाव, ये संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक रोग मतलब फैलने वाला। ये जो किसकी वजह से होता है, संतुलित भोजन ना लेने की वजह से या आयरन की कमी की वजह से। तो जो कथन है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल जे के और कथन एल सही है। प्रश्न है, कक्ष में बच्चों द्वारा चित्रों को पढ़ने और समझने की क्षमता विकसित या विकास का सही क्रम क्या है। चित्रों को पढ़ने और समझने का विकास का क्रम बताना है। तो इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा जे, चित्र में दिखाई दे रही विभिन्न वस्तुओं या पात्रों को पहचानना और उनका नाम बताना। तो बच्चे जो है सबसे पहले क्या है कि जो विभिन्न वस्तु हो गया या पात्र उसको पहचानना सीखते हैं या उनका नाम बताना। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, एक डॉग है और यहाँ पे जैसे क्या है एक बॉल है। डॉग और बॉल क्या हो गया, ये वस्तु हो गया। तो बच्चे क्या है पहले वस्तु विभिन्न जो अलग अलग वस्तु है, डॉग और बॉल अलग अलग दो वस्तु हो गया। अब इस जो वस्तु को पहचानेंगे, उसका नाम बताएंगे कि ये डॉग है, ये बॉल है। तो पहले क्रम पे उसको पहचानना और उसका नाम बताना सीखेंगे। उसके बाद जो है दूसरे क्रम पे क्या सीखेगा, चित्र के अलग अलग दृश्यों या वस्तुओं के बीच आपसी में संबंध स्थापित करना। अब जो चित्र के अलग अलग जो दृश्य हो गया कि जैसे डॉग और बॉल, उन लोगों में क्या आपसी संबंध है। जैसे डॉग जो है बाल को पकड़ रहा है या बाल जो है क्या हो रहा है, आगे बढ़ रही है और ढूंढ रहा है। तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे एल। फिर जो है ये चित्र में दिखाए गए स्थिति को अपने स्वयं के वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ कर देखना। अब जो है बच्चे क्या है कि जैसे डॉग है, यहाँ पे बॉल है, तो अभी सोचेगा कि मेरे पास भी बॉल है या मेरे पास भी डॉग है। ऐसे टाइप के वो खुद की जो वास्तविक जीवन से वो जोड़ कर वो देखेगा। तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब जो आगे वो क्या थिंकिंग करेगा, ये सोचेगा जो चित्र में घटने वाली घटनाओं या क्रियाओं के पीछे के कारणों पर तार्किक चिंतन। अब जो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, ये आगे का क्रम क्या रहेगा कि जो डॉग और जो बॉल है, इन दोनों के पीछे जो कारण क्या है, वास्तविक कारण क्या है, जो उसके पे तार्किक चिंतन करने लगेगा। तो हो जाएगा ये चौथे नंबर पे। और फिर पाँचवें नंबर पे हो जाएगा चित्र के समग्र भाव को समझकर उस पर अपनी मौलिक व्याख्या या कहानी प्रस्तुत करना। फिर अंत में क्या है, ये पूरा समझ गए ये चित्र, ये डॉग और बॉल के बारे में। अंत में जो है क्या है कि उस पर अपना कहानी जो मौलिक व्याख्या या कहानी प्रस्तुत करेगा। तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये जे, जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। जी के बाद दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे एल, जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। एल के बाद जो है तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, एम, एल के बाद एम हो जाएगा, एम के बाद जो है चौथे नंबर पे के, चौथे नंबर पे के, और लास्ट में हो जाएगा एन, पाँचवें नंबर पे एन। शुरू में जे, जे के बाद एल, एल के बाद एम, एल के बाद एम, डी में नहीं है डी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें शुरू में हो जाएगा जे, जे के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद के के बाद एन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, प्लस पोलियो अभियान या किसी भी टीकाकरण या वैक्सीनाइजेशन कार्यक्रम के दौरान मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के सक्रिय होने का सही जैविक क्रम क्या है। इसमें बताना है कि जो प्लस पोलियो अभियान हो गया या किसी भी जो वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है उसके दौरान जो है मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली पर सक्रिय होने का सही क्रम क्या है। इसमें जो है पहले क्रम पे क्या है कि प्लस पोलियो ड्रॉप या टीके के माध्यम से मृत या कमज़ोर जीवाणु को शरीर के अंदर प्रवेश कराना। तो जो प्लस पोलियो जैसे क्या है कि ड्रॉप देते हैं, पोलियो को ड्रॉप पिलाया,
तो ये ड्रॉप पिला दिए तो हो जाएगा पहले नंबर पे। अब जो है दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप पिलाने के बाद शरीर की कोशिकाओं द्वारा उस कमज़ोर रोगाणुओं को पहचानना और उसके खिलाफ लड़ना सीखना। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। प्लस पोलियो मतलब पोलियो का ड्रॉप पिलाए। अब ये पोलियो का ड्रॉप जो है कोशिका मतलब जो ब्लड व्लड हो गया उसके द्वारा जो है क्या करेगा, कमज़ोर रोगाणु हो गया उसको पहचानेगा। मतलब जैसे प्लस ये पोलियो एक क्या हो गया, रोगाणु हो गया, तो उसको क्या करेगा, पहचानेगा, या जो वायरस है उसको पहचानेगा और उसके खिलाफ जो है लड़ना सिखाएगा। ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर जो है क्या है, शरीर में उस विशिष्ट रोग के प्रति स्थायी एंटीबॉडी का निर्माण होना। अब जो जैसे क्या है, पोलियो एक क्या हो गया, रोग हो गया, डिसीज हो गया, अब उसके प्रति या उसके खिलाफ क्या करेगा, ये बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे, एंटीबॉडी का निर्माण हो गया। अब भविष्य में उसी रोग के वास्तविक और मजबूत रोगाणु के आक्रमण करने पर शरीर द्वारा उसे तुरंत नष्ट कर देना। अब आगे क्या होगा, अब उसका बॉडी जो है पूरा एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है। अब ये उस जो रोग जैसे भविष्य में रोग होता है या प्लस पोलियो का इम्पेक्ट होता है तो उसको तुरंत क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। और पाँचवें नंबर पे व्यक्ति उस विशिष्ट संक्रामक रोग से सुरक्षित हो जाएगा। तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, नशाखोरी और धूम्रपान जैसे दुर्व्यसन के व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणामों में या दुष्परिणामों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्रभाव इसके व्यापक सामाजिक और आर्थिक पक्ष को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है। तो जो नशाखोरी हो गया या धूम्रपान का इम्पैक्ट बताना है कि व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है, समाज को कैसे प्रभावित होता है और आर्थिक नुकसान या दुष्परिणाम क्या है उसको बताना है नशाखोरी और धूम्रपान से। तो जो है ये जैसे व्यक्तिगत, जैसे व्यक्ति का क्या है, हेल्थ प्रभावित होता है, और सामाजिक क्या है, समाज में जो है सामाजिक बुराइयाँ फैलता है, और दुष्परिणाम आर्थिक दुष्परिणाम क्या है, जैसे नशाखोरी या धूम्रपान कर रहे हैं। आज देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है कि नशाखोरी जो लगातार बढ़ता जा रहा है, ड्रग्स का सेवन हो गया है ना, शराब हो गया, और कई सारी जो नशीले पदार्थ का जो सेवन लगातार क्या होता जा रहा है, अफीम हो गया, ये बढ़ता जा रहा है। तो इसका जो इम्पेक्ट जो क्या है, अफीम, ये जो नशीली पदार्थ है, ये सभी नशीली पदार्थ व्यक्ति, समाज और आर्थिक रूप से कैसे प्रभावित कर रहा है उसको बताना है इसमें। तो इससे क्या है, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ना। जैसे क्या है कि धूम्रपान में ही लिखा रहता है, कई सारे जो नशीले पदार्थ है उसमें लिखा रहता है धूम्रपान से जो है स्वास्थ्य प्रभावित होता है, या धूम्रपान करने से जानलेवा हमला है, या जान लेते हैं, या धूम्रपान से कैंसर होता है, ऐसे करके जो है बहुत सारे जो नशीले पदार्थ है उसमें लिखा रहता है। तो इससे क्या है कि धूम्रपान या नशीली पदार्थ का सेवन कर रहा है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है, जिससे क्या है कि पारिवारिक संचित धन का नुकसान होता है। अब जैसे क्या है कि जो स्वास्थ्य रूप से प्रभावित होंगे तो उसके जो स्वास्थ्य के इलाज कराने के लिए क्या लगेगा, पैसा का खर्च करना पड़ेगा, जिससे जो है क्या है कि उन लोग संचित धन किए रहेंगे तो उसका नुकसान होना। और समाज में अपराध, जैसे क्या है कि बहुत सारे जो अपराध हो रहे हैं आज वास्तव में जो नशे की वजह से हो रही है, नशे की हालत में हो रहा है। इससे क्या है कि समाज में अपराध बढ़ेगा और असुरक्षा की भावना बढ़ती जाएगी, मतलब समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ता जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। व्यक्ति मतलब क्या हुआ, पहले व्यक्ति स्वास्थ्य पर इम्पैक्ट पड़ा। प्रश्न है, कथन में दिया गया है पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों का चक्रण अपघटकों के बिना अधूरा है। ये जो है ये कथन सही हो जाएगा कि जो पारिस्थितिक तंत्र है या इकोसिस्टम में जो पदार्थों का जो चक्रण है, ये अपघटक जैसे जीवाणु हो गया, कवक, ये सब क्या है, अपघटक है, तो इनके बिना क्या है, ये अधूरा है। ये जो है ये अभिकथन, ये कथन सही हो जाएगा। कारण में दिया गया है कवक और जीवाणु मृत अवशेषों को तोड़कर पोषक तत्वों को दोबारा मिट्टी में मुक्त करते हैं। तो ये जो कारण भी सही हो जाएगा, और ये कारण जो है ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं, ये कथन और कारण दोनों सही हैं, और ये कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में या बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ 5 से 7 वर्ष के बच्चों की तुलना में किस प्रकार भिन्न होती है। यहाँ पे बताना है कि जो 8 से 14 वर्ष और 5 से 14 वर्ष के बच्चों में, मतलब ये जो 8 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ
5 से 7 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उसकी तुलना में किस प्रकार भिन्न होती है, मतलब इसके कंपेयर में 8 से 14 वर्ष के बच्चों में कैसे भिन्न होती है उसको बताना है। इस आयु वर्ग के बच्चों में क्या होता है, इस आयु वर्ग के बच्चे पर्यावरण के घटकों में आपसी संबंध और उनके पीछे के कारणों को समझने लगते हैं। मतलब 8 से 14 वर्ष के बच्चे जो है पर्यावरण के जो घटक हो गया, घटक में जो आपसी संबंध क्या है, उसके बारे पर्यावरण घटक में क्या हो जाएगा, जैविक घटक और अजैविक, तो इसके जो आपसी संबंध क्या है और उनके पीछे के जो कारण क्या है, रीजन क्या है, इसको समझने लगते हैं 8 से 14 वर्ष के बच्चे। जहाँ वयस्क उनके अनुभवों को दिशा देने में मदद करते हैं। यहाँ पे आगे दिया गया है और इसमें समाज और वयस्कों की क्या भूमिका रहती है, तो जो समाज या वयस्क की भूमिका क्या रहती है, उनके अनुभवों को दिशा देने में मदद करते हैं या मार्गदर्शक के रूप में अपना भूमिका अदा करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।